हालात कैसे भी हों, वो दुश्मन से जीत जाते हैं। लेकिन क्या वो सिस्टम से हार जाते हैं? ये सेना के वो शहीद हैं जिन्हें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एवलांच ने मौत के आगोश में ले लिया। कठिन हालात से लड़ना तो उन्हें मंजूर था, लेकिन क्या सिस्टम उनकी लड़ाई में साथ नहीं था? एक सैनिक के लिए उसके देश की आन बान शान से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन कुदरत से बेबस होकर कोई सैनिक क्यों कुर्बान हो? क्यों कोई बर्फीला तूफान हमारे बहादुरों को उड़ा ले जाए? क्या सिस्टम चौकस होता तो दुश्मन की तरह ये मौसम भी हार जाता? नमस्कार। दुश्मन से जीते, कुदरत से हारे। कश्मीर के गुरेज में एवलांच से 14 सैनिकों की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब तो 15 की खबर आ रही है। हमें ये कहना पड़ रहा है उसके बाद। मान लिया कि एवलांच से लड़ना इंसान के बूते की बात नहीं है, वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या सूचना तंत्र और दूसरी तकनीक के माध्यम से एवलांच जैसे हालात से निपटने के लिए ज्यादा मुस्तैद नहीं हुआ जा सकता था? सवाल तो यही है। पहले देखिए कि कश्मीर के गुरेज में 25 जनवरी को आया एवलांच कैसे 2 अलग अलग हादसों में 15 जवानों को कुर्बान कर गया। कश्मीर घाटी में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ बर्फ अब भारतीय सेना की दुश्मन बन गई है। बर्फबारी के बाद 25 दिसंबर को एवलांच ने 2 अलग अलग हादसों में देश के 14 वीर सैनिकों को हमसे छीन लिया। We pray for the gallant departed souls who braved all odds with exemplary commitment and dedication to duty and made the supreme sacrifice in the service of the motherland. Our hearts go out to the bereaved families and we pray to the Almighty to grant them strength to bear this irreparable loss. राजस्थान के शहीद आराम सिंह, मध्य प्रदेश के शहीद विजय कुमार शुक्ल, उत्तर प्रदेश के शहीद अजीत सिंह, महाराष्ट्र के शहीद आनंद गवई, उत्तर प्रदेश के शहीद आजाद सिंह, मध्य प्रदेश के शहीद देवेंद्र कुमार सोनी, तमिलनाडु के शहीद एलावर्सन, आंध्र प्रदेश के शहीद नागराजू, महाराष्ट्र के शहीद समुंदरे विकास, कर्नाटक के शहीद संदीप कुमार, महाराष्ट्र के शहीद संजू सुरेश, तमिलनाडु के शहीद सुंदर पंडी, गुजरात के शहीद सुनील पटेल और हरियाणा के शहीद अंकुर सिंह। ये वो 14 नाम है जिनको कुदरत हमसे छीन ले गई।
25 जनवरी को ही कश्मीर में गांदरबल के सोनमर्ग में मेजर अमित सागर भी एवलांच का शिकार होकर शहीद हो गए थे। अब सवाल है कि क्या मौसम पर हमारा सूचना तंत्र कमजोर था, जो बहादुर जवानों को हम बचा नहीं पाए? पिछले कुछ समय से एवलांच की वजह से हमारे कई जवानों की शहादत हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुदरत के सामने सिस्टम हार जाता है? क्या सिस्टम में कोई कमी है या फिर मौसम के सामने किसी का बस नहीं चलता? 25 दिसंबर को शाम 5 बजे के करीब एलओसी के पास बांदीपुरा के गुरेज में महजगुंड गांव के पास बने सेना के 3 कैंप्स बर्फीले तूफान की चपेट में आए। इसमें फंसे 7 जवानों में से 6 की जान चली गई। लगभग इसी समय गुरेज के नीरू गांव में सेना के एक जेसीओ और 10 जवानों की पेट्रोल पार्टी भी बर्फीले तूफान की चपेट में आई थी। इस हादसे में 8 वीर सपूतों की शहादत हुई। सवाल है कि क्या वीर सैनिकों को बर्फीले तूफान के हमले से बचाया जा सकता था? एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशंस जो हैं वो हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकती हैं। तो जहाँ पे जैसे हम हर एक स्नो बाउंड एरिया के लिए जो ट्रूप्स जाते हैं उनको स्नो एंड हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर भगवान चाहेगा तो वो बच जाएगा, वरना एक बार वो बर्फ का पूरा ढलान जो है वो बहना शुरू कर देती है, तो उसमें से बचना बड़ा मुश्किल है। आज ऐसे उपकरण हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बता दें कि भाई कब ज़्यादा बर्फबारी होगी, कब कम होगी, एवलांच कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब हमारे पास, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जाने गई हैं हमारे 14-15 सैनिकों की, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनकी डेथ होती या वो शहीद होते। कोई वहाँ पे दुश्मन नहीं था। कश्मीर के गुरेज और सोनमर्ग में 15 वीर सैनिकों की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अभी देश के जहन में मद्रास रेजिमेंट के हनुमंत थप्पा और उनके साथियों की शहादत की याद ताजा है। हनुमंत थप्पा कई दिनों तक बर्फ के नीचे दबे होने के बाद कुछ घंटों के लिए जिंदा रेस्क्यू किए गए थे। सियाचिन में हुए उस हादसे में हनुमंत थप्पा समेत कुल 10 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे। सवाल है कि क्या मंगल तक पहुंचने का अभियान शुरू करने वाला भारत इतना भी समर्थ नहीं कि एवलांच जैसे कुदरत के हमले से निपटने के लिए अलर्ट हो सके? इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में आए एवलांच से सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक भी मारे गए। गुरेज में 4 आम लोगों की भी जान गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया कश्मीर। देखिए साहब, सवाल सीधा सा है कि क्या टेक्निकली खुद को सक्षम कहने वाले हमारे देश में कुदरत के कहर के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? जो सैनिक अपना सब कुछ छोड़कर देश की आन बान और शान के लिए हर पहर डटकर दुश्मनों का सामना करने को तत्पर हैं, उन्हें एवलांच से बचाने का कोई तरीका नहीं? या फिर तरीका तो है, टेक्निक भी है, लेकिन नहीं है तो सिस्टम का विल पावर। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, जवाब को हासिल मंजिल होगा। कुदरत के आगे बस किसी का नहीं चलता। क्या सिर्फ यही कहकर एवलांच से बार बार हारा जा सकता है? भारतीय मौसम विभाग और चंडीगढ़ की स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर में एवलांच की पहले से चेतावनी दे रखी थी। एवलांच का खतरा इसलिए बेहद गंभीर था क्योंकि इस बार कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। जनवरी के महीने में जितना इससे जो पहले जो स्नोफॉल हुआ था वो 2006 में हुआ था और अब 2006 का रिकॉर्ड जो है तोड़ के अभी ये 2017 का यानी कि 10-11 साल के बाद ही इतना स्नोफॉल देखने को मिला है। इससे पहले 1980 की बात करूँ तो पिछले 36 साल में इस बार का जो बर्फबारी हुआ है बहुत, इट वाज वन ऑफ द मेजर स्नोफॉल, मैं ये कह सकता हूँ। तो उसी तरह साउथ कश्मीर में हमारा काजीगुंड डिस्ट्रिक्ट, काजीगुंड जगह है, तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल हुआ है। उसी तरह पहलगाम में हुआ है, कोकरनाग में हुआ है, बनिहाल में हुआ है, भदरवाह में हुआ है।
जाहिर है कि मौसम से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बचा तो जा सकता है। सवाल सिर्फ एवलांच की पूर्व सूचना के मौजूद होने भर का नहीं, सवाल है कि क्या वो सूचना इतनी पुख्ता थी कि उस पर वक्त रहते कार्रवाई की जा सकती थी ताकि जवानों की जान बच जाती। अगर आप सोचें कि हमें इसको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया जा सकेगा, तो ये शायद अभी तक तो कभी संभव है नहीं और ना कभी हो पाएगा। कारण वो तमाम पैरामीटर जो मौसम को अफेक्ट करते हैं, उसके अतिरिक्त उस भूभाग का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, और उसके ऊपर कब कितनी बर्फ़बारी हो चुकी है, किस प्रकार से वो बर्फ़ पिघल रही है, कैसे उसकी बर्फ़ की जो एक के ऊपर एक तह जमती चली जा रही हैं, उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं, इन तमाम चीज़ों की आपको रियल टाइम स्टडी करनी होती है। तब कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ भाई, इस इलाके में अवलांच आने की संभावना है। सवाल है कि जब एवलांच को लेकर कोई भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना के कैंप बनाने के लिए जो सावधानियां और तैयारियां की जानी चाहिए थी, वो की गई थी। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में सेना की तैनाती जरूरी है और ऐसे इलाकों में अपने कैंप्स लगाने से पहले सेना स्टडी भी करती होगी, लेकिन क्या मौसम से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना को दूसरे देशों से भी सीख लेने की जरूरत है? एवलांच से लड़ने के लिए साल 2004 में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए स्मार्ट वेस्ट का कंसेप्ट पेश किया था। सेंसर्स लगी इस स्मार्ट वेस्ट के जरिए जवानों के स्वास्थ्य और उनके लोकेशन का ठीक ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर सिस्टम कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस पर अभी फील्ड टेस्ट ही चल रहे हैं, जबकि इस वेरिएबल साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी WPMS के लिए कई स्तरों पर ट्रायल हो चुका है। जानकारों का मानना है कि कुदरत ही नहीं बल्कि बर्फ जैसा सिस्टम भी बहुत हद तक सेना की मुश्किलों के लिए जिम्मेदार है। एवलांच एक नेचुरल डिजास्टर है और इस इलाके में पिछले 3 दिनों में तकरीबन 200 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है, जो कि काफी हद तक बहुत ज्यादा है। और जब बर्फ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो एवलांच का अंदेशा बढ़ जाता है। और एवलांच एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से और 7-8 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से नीचे आता है। सेना का जब जवान शहीद होता है तो पूरा देश उसके लिए अपनी आंखें नम कर लेता है और सरहद पर लड़ रहे जवानों के साथ पूरा देश दुश्मन से युद्ध करने की कस्में खाने लगता है। लेकिन एलओसी पर जब कुदरत ही दुश्मन बनी हो तो फिर देश क्या करे? कम से कम सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आवाज उठाए तो शायद बर्फ के नीचे हमारे जवान दबकर शहीद नहीं होंगे। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। बात सीधी सी है और वो बात ये है कि दुश्मनों से सैनिकों को लड़ना है और हमें सिस्टम से सैनिकों के लिए। हम यकीन के साथ आपको कह सकते हैं कि देश के मुश्किल से मुश्किल हालात और इलाकों में तैनात किसी भी एक सैनिक से आप पूछ लीजिए कि इस काम से कोई और बेहतर काम वो करना चाहेगा। जवाब होगा, इससे बेहतर कुछ है कहां। और वैसे भी जवानों में एक कहावत बहुत मशहूर है कि वो जूते की साइज में फिट होना जानते हैं, जूते की साइज मैटर नहीं करती है। वो पैशन, वो जज्बा उनका आम आदमी से उनको अलग करता है। उस सिस्टम की तरफ फोकस नहीं करते, फोकस खुद की ट्रेनिंग पर करते हैं। आप देखिए ये तस्वीरें। पुलिस के जवान है, बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस पर ये जवानों का देश को सैल्यूट है। ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के केलांग का इलाका, जहां जवानों का जज्बा हर मुश्किल को हरा रहा है। देश सिर्फ अंदाजा लगा सकता है कि हमारी सरहदों को महफूज रखने के लिए हमारे सैनिक कितनी बहादुरी दिखा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में एलओसी पर खतरा सिर्फ दुश्मन का नहीं होता,
कुदरत भी सैनिकों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है, लेकिन तिरंगे की शान के लिए एक सैनिक तूफान से भी नहीं डरता। आखिर एक जवान ऐसा कैसे कर पाता है? दरअसल ये कमाल होता है उसकी ट्रेनिंग का। भारत और चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की ये ट्रेनिंग देखिए। -13 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन के हौसले को पस्त करते जवानों का उत्साह देखिए। डेमो के दौरान भारत और चीन सीमा की सुरक्षा में लगे इन कमांडोज को अचानक ये आदेश मिलता है कि दुश्मन के इलाके में आतंकियों ने कैंप बनाए हैं और इन कैंप्स में देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में आईटीबीपी को यह आदेश दिया जाता है कि वो दुश्मन के इन टेरर कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। फिर क्या हुआ ये भी देख लीजिए। ये कमांडो उस जगह जा रहा है जहां पर दुश्मन के इलाके में तैनात आतंकी पहरेदारी कर रहा है। सबसे पहले उसे मारा जाएगा, देखिए। और यहाँ पे हमला हुआ और उसके बाद दूसरी कार्रवाई शुरू होगी। और यहाँ पर आप देखें तो स्पेशल फोर्सेज, अगर आप बाएं तरफ देखें तो स्पेशल फोर्सेज यहाँ से धीरे धीरे इस कैंप को घेर रही हैं। ये जानकारी मिली कि इस कैंप में दुश्मन है और इस कैंप को ख़त्म करना है। तो बेहद चुपके से काफ़ी फास्ट एक्शन है यहाँ पर। इन जवानों का घेरा जाएगा और उसके बाद आतंकियों को मारा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जोरदार धमाका हुआ है, यानी आतंकियों के कैंप को उड़ा दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, अगर संतरी साइलेंस किल हो जाता है तो इसका मकसद हमारा सबसे पहले कामयाब हो जाता है। इसलिए हमारे कमांडो द्वारा हमारे संतरी द्वारा कमांडो द्वारा किया गया, संतरी को जो है उसका गला काट के उसको जो है संतरी साइलेंस किल कर दिया गया और आगे की कार्रवाई हमारे कमांडो द्वारा कर दी गई। हम एक असॉल्ट पोजीशन बनाते हैं, हमारे अंदर जवानों का जोश होता है और पूरी तेजी के साथ जाके हम टारगेट पे टूट पड़ते हैं और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते। दुश्मन के इलाके में टेरर कैंप्स को खत्म करना, वो भी ऐसे इलाके में जहां सर्द हवाएं हों और हल्की सी चूक जानलेवा हो सकती हो। लेकिन ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए ही तो बने हैं ये हिम मानव। ठंड से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए खास तरीके का ये घर बनाया जाता है। गुफा की तरह आप देख सकते हैं जो घर है, इसमें 1-2 जवान अंदर बैठ सकता है। इसे बनाया जाता है, अपनी जान बचा सकता है। मौसम जब सही होता है तो जवान फिर से ऐसे क्रोल करते हुए ऐसे बाहर निकलता है। यहाँ पे एक खास तरीके का ध्यान रखा जाता है। ऐसी चीज़ें लेकर के जानी होती है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। मसलन अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये बिस्किट देख सकते हैं, ये चॉकलेट देख सकते हैं, जिसको खाते ही जवानों को एनर्जी मिलती है। बादाम आप देखिए, बिस्किट्स हैं और इसके साथ मैगी है। तो हम इन जवानों से बात करेंगे। कैंडल्स हैं जो काफ़ी लेट तक जलता है और जो जलने में भी काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। इसमें पड़ा हुआ है? ये कैंडल्स हैं सर, ये वाला जो कि एक खास तरह का जो है चूल्हा है जो सर्वाइवल के दौरान जो है जंगलों में या कम वेट का होता है, जो कि ले जाने में हमारे को जो है सहूलियत होती है। और बर्फ़ को पिघला के यहाँ पर मैगी तैयार करते हैं। फिर पहले पानी को तैयार किया, बर्फ़ को पिघला के उसके बाद फिर मैगी डाला। काफ़ी समय लगता है उसमें। कई बार ऐसा होता है इग्लू में कई घंटे आपको रहने पड़ सकते हैं, 1-2 दिन में रहने पड़ सकता है। तो उस वक्त किस तरीके से आप अपने आप को मेंटली फिट रखते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बड़ा ख़राब होता है? क्या करते हैं फिर? क्योंकि सर बाहर का मौसम यहाँ काफ़ी ख़राब होता है और सर आप महसूस कर सकते हैं सर बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है, क्योंकि इसके अंदर हम कैंडल्स वगैरह जलाकर इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो सर उसी के लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसी में हम 1 से 2 दिन जो है या जितने दिन तक हमको ज़रूरत होती है हम इसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। घुटने तक बर्फ में चलना रेगिस्तान या दलदल में चलने से कम मुश्किल नहीं। ऑक्सीजन की कमी भी परेशानी बढ़ा देती है और कुछ कदम चलने के बाद ही सांस फूलने लगती है। जी देखिए, ये सब प्रशिक्षण का कमाल है। और जैसा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आपके सामने जो कोर्स चल रहा है इसमें लगभग 120 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हैं, शायद जिन्होंने बर्फ़ पहली बार देखा होगा। भारत और चीन सीमा पर ड्यूटी करना इतना आसान भी नहीं है। खास तौर पर इन वीरान पहाड़ों में इन जवानों को अपने हथियार के साथ साथ जरूरत की दूसरी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर हमने खास तरीके के शूज़ पहने हुए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल शूज़ हैं इससे आप चल नहीं सकते, क्योंकि एक तो यहाँ काफ़ी बर्फ़ ठंडी होती है, जैसे जैसे इसमें गलन बढ़ती है पैरों के अंदर काफ़ी ठंड लगती है और इस वजह से खास तरीके के ये शूज़ हैं। जैसे जैसे हम वॉक करते हैं अंदर एक गर्माहट सी फील होती है। इस एल्टीट्यूड में हम उनको उसी प्रकार का क्लोथिंग प्रोवाइड कराते हैं जो इस ऊंचाई पर काम करने के लायक होता है और साथ में उनकी ट्रेनिंग हम उसी प्रकार से करवाते हैं।
तो ट्रेनिंग करने के बाद जवान में इतना हौसला और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो इस इलाके में कभी भी किसी भी मौसम में कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। इन बर्फीले इलाकों में अचानक आए एवलांच से कई जवानों के दबने की आशंका है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि एक और टीम यहाँ पर तैनात है जो इन जवानों को ढूंढेगी, ये पता लगाएगी कि क्या वाकई बर्फ में उनके साथी दब तो नहीं गए हैं। 1.7 मीटर डेप्थ में गहराई में तो डिगिंग पार्टी टॉप यहाँ पे सर्च करना है, खोदो इसको। जवान देखो जवान कैसे है, डॉक्टर ठीक है साहब, उसको उठाओ। शाबाश हिम्मत कर, ठीक है क्या नाम आपका? राहुल, ठीक है, शाबाश। जब देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो हर चुनौती बड़ी आसान लगती है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, औली, उत्तराखंड। लेकिन जिस खूबसूरती और मुस्तैदी के साथ दुश्मनों से जीतते हैं, उसी मुस्तैदी के साथ कुदरत से भी जीत सकते हैं। बस इन सैनिकों को सिस्टम का साथ चाहिए।